हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 7 के कुछ क्वेश्चंस, यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यहाँ पर भी हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इससे पहले आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने अभी तक तो सिर्फ चैप्टर 3 तक डिस्कस किया था PYQs वाले टॉपिक्स को, बाकी का चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 उनका क्या होगा, उनका डिस्कशन नहीं होगा। तो मैं उस पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि चैप्टर 5 जो है वो आपका AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेशली PYQ रिलेटेड टू AP, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड आप उस वीडियो को देख सकते हो, बिकॉज उस वीडियो में मैंने उस चैप्टर के टॉप PYQs को सिलेक्ट करके बताया है। तो आई थिंक कि वो वीडियो देखना ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने हैं उस चैप्टर के, तो अगर आप PYQs भी देखोगे तो थोड़े बिल्ड हो जाएंगे। और लेकिन पूरा बेसिक्स करना है तो प्लीज़ गो थॉरली विद द NCERT। अभी ये आपके पास टाइम है, थोड़ा तो टाइम है, तो उसमें आप NCERT के क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर उसमें भी दिक्कत हो रही है तो यू कैन कमेंट में डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ ये पार्ट में दिक्कत हो रही है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो चैप्टर 5 के लिए वो PYQ वाली वीडियो मैं लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक। और साथ ही आप चलते हैं चैप्टर 4 पर। तो चैप्टर 4 से मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो डी से रिलेटेड आते हैं और साथ ही वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके वही क्वेश्चंस आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स या एक डी के केस वाला क्वेश्चन होता है जिसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी होती है या उससे रिलेटेड ही कुछ होता है। तो अगर आपको वो देखना है तो उन वीडियोज़ का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उन वीडियोज़ में सिंपली शॉर्ट में डिस्कस किया हुआ है कि हाँ ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, या NCERT के वर्ड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन भी उसमें है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको NCERT के वर्ड प्रॉब्लम्स बिल्कुल आने चाहिए उस चैप्टर के। और साथ ही जो डी वाले का केस होता है ना, कि अगर डी 0 से बड़ा हुआ या 0 के बराबर हुआ तो इक्वल रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे या रियल रूट्स होंगे, ये जितने भी केसेस होते हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन उन वीडियोज़ में किया गया है। तो उस चैप्टर पर काफ़ी वीडियोज़ मैंने बनाई थी, तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक पॉसिबल हुआ तो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे दूँगी, ठीक है। सो इट्स नॉट फॉर प्रमोशन, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। आई थॉट कि अगर चैप्टर्स वहाँ बने हुए हैं आप उनको देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या अगर आपको कहीं और से भी अच्छा लग रहा है या समझ आ रहा है, द मेन थिंग इज़ कि आपको जहाँ से समझ आ रहा है तो वहाँ से प्लीज़ अपनी NCERT को एक बार कंप्लीट ज़रूर कर लेना अपने एग्ज़ाम से पहले। कोई भी एक्सरसाइज का ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो आपको नहीं आ रहा है और आपने छोड़ दिया, बिकॉज कई बार कुछ क्वेश्चन जो नहीं आते हैं हम छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम में ही आ जाता है। ये होता है, बहुत बार ऐसा केसेस होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। सिंपली जितने भी क्वेश्चंस हैं NCERT के एक्सरसाइज के, आपको उनको सारे को प्रैक्टिस करना है, सिंपल सी बात है। और दिक्कत आए तो यू कैन गो ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच माई वीडियोज़, और आप कहीं से भी उन क्वेश्चंस का सल्यूशंस देख सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो, बट ट्राई ज़रूर करना। आई थिंक बहुत बातें हो गई। सो चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ। सो मैंने चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के बारे में तो आपको बता दिया। चैप्टर 6 के लिए भी वही है, ट्रायंगल्स, बिकॉज उसमें जो मीन है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उससे आपके 1 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं MCQ टाइप में, और कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन भी आते हैं। प्रूविंग के क्वेश्चंस थोड़े टेढ़े होते हैं, मीन्स अगर आप उसको पहली बार सॉल्व करने जाओ तो हो सके कि उसको सॉल्व करने में दिक्कत आए या वो जल्दी सॉल्व ना हो। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो NCERT आना बहुत ज़रूरी है। NCERT में जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर कर लेना एक बार, बहुत ही ईजी हैं। अगर उसमें भी दिक्कत हो रही है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो या किसी रिसोर्स की हेल्प ले सकते हो उन क्वेश्चंस को देखने में कि कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उन चैप्टर्स के बारे में बता दिया। और ये जो चैप्टर है इसका फिर मैं क्यों करा रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ईजी चैप्टर है। एंड अगर आप इसको 1 गो में एज इट इज़ रिविजन कर लोगे तो देन आपके लिए ईजी रहेगा कि हाँ मैंने ये चैप्टर के इतने इतने कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, अब मैं इसका प्रैक्टिस करूँगा कुछ क्वेश्चंस, तो उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं
दोनों ही फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से और सेक्शन फार्मूला से। तो इन दोनों ही चैप्टर्स में आपके ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, और एक और होता है दैट इज़ नोन एज मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली ये 3 फार्मूले इस पूरे चैप्टर में यूज़ किए गए हैं एंड उससे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जानते हैं। आप यहाँ पर ये देख रहे हो, अंडर रूट इंटू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है? ये डिस्टेंस फार्मूला है। कैसे हो गया डिस्टेंस फार्मूला? ये है तो है, इसकी डेरिवेशन आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड सर्च फॉर इट। गूगल है आपके पास, आप सर्च कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है ये। सो आपके पास ये है डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताता है ये डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है x2 x1 y2 y1। ये क्या बात हुई? तो यहाँ पर आप देखो x2 यानी कि आपको यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 4 1। तो जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसमें एक तो एक्स एक्सिस वाला होता है और एक होती है वैल्यू वाई एक्सिस वाली। सेम गोज़ विद बी पॉइंट कि जो आपका एक जो पहले लिखा होता है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और जो बाद में लिखा होता है वो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। तो पहले वाले पॉइंट को जो एक्स और वाई है उसको हम लोग x1 और y1 से डिनोट करते हैं, सेकंड वाले पॉइंट को x2 और y2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बातें पता चल गई, आपको डिस्टेंस फार्मूला भी पता चल गया। तो अब सिंपली क्या करना है, इन वैल्यूज़ को पुट करना है। पुट करके आपको सॉल्व करके ये 2√2 आएगा एंड सोल्यूशन इज़ योर पार्ट। उसमें कोई वो नहीं करना है कि मुझे नहीं आ रहा, वो करके ही आएगा, बिकॉज पहली बार में चीज़ें नहीं आती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, बिकॉज मुझे भी ये अंडर रूट वाला सोल्यूशन से बहुत थोड़ा डर लगता था कि कैसे होगा, ये अंडर रूट कैसे निकालूँ मैं, बट विद प्रैक्टिस वो आ जाता है। ठीक है, तो पेशेंस रखना है। और एक और बात मुझे बोलनी थी कि कई बार ऐसा भी आप कर सकते हो कि चाहे तो आप x1 से x2 को माइनस कर दो या y1 से y2 को माइनस कर दो। ठीक है, बिकॉज वैल्यू तो सेम ही आएगी। अगर ये आगे चला गया तो जो आपका आंसर है वही माइनस में आता, माइनस का स्क्वायर होगा या प्लस का स्क्वायर होगा तो वैल्यू तो लास्ट में प्लस ही आएगी। तो आप उसको वैसे भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 जैसा केस होगा उस पर डिपेंड करता है कि आपको मान लो कहीं पर घटाने में, सब्ट्रैक्ट करने में या ऐड करने में दिक्कत आ रही है तो आप कर सकते हो। जहाँ पर x1 x2 आपको सूटेबल लगेगा पहले उसको पुट कर देना, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर देना। ठीक है, तो ये हो गया डन एंड ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है एंड दैट इज़ कि आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और उसके बाद पूछा जाता है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो वो कैसे बताएंगे? सो उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपको सिंपली तीनों पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है। अब ये मैथ तो हम बहुत ही बेसिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं तो क्या क्या 3 साइड्स आपके पास बन जाएंगे। पहला तो AB, फिर दूसरा BC, फिर तीसरा AC। यही 3 साइड्स आपके बनेंगे, तो वही 3 साइड्स बना लेना है एंड देन डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है हर एक केस में। अब कोलिनियर में क्या होता है कि आपको दो साइड्स का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए। मान लो अगर आप इसको जोड़ रहे हो तो उसका सम आपके इसके बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आया है, जैसे इस केस में नहीं आया, तो ये कोलिनियर नहीं है, आप इसको हेंस करके लिख दोगे। ठीक है, ना दिक्कत आती है कि मैम इसको √112 है तो इसको कैसे करें। आपको सिंपली इसको प्राइम फैक्टराइज करना होगा या आप इसको ऐसे रूट वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इसका प्लस इसका, आप कोई भी दो साइड्स ले सकते हो। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। आप चाहे तो इसको भी जोड़कर, मीन्स दो साइड्स को जोड़ना है ना, तो इसको जोड़ना है एंड आप ये भी लिख सकते हो कि ये दोनों को जोड़ने के बाद अगर रूट सॉल्व भी हुआ तो वो इसके बराबर नहीं आएगा तीसरे साइड के। तो कोई भी दो साइड्स को ले लो, अगर उस दोनों का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है तो वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, नाउ सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन से बहुत ही कॉमन होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी इज कंपलसरी। यानी आपको फिर से 3 पॉइंट्स दिए हुए, आपको बताना है कि ये 3 पॉइंट्स हैं ये आइसोस्केलस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं। तो इसके लिए पता है आपको एक चीज़ आनी ज़रूरी होनी चाहिए, दैट इज़ कि आपको प्रॉपर्टीज़ याद होने चाहिए ट्रायंगल्स के या जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स है। बिकॉज एनसीईआरटी में क्वेश्चन का एक बॉक्स पूरा दिया हुआ है जिसमें आपको, यानी क्वेश्चन है कि आपको बताना है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है। तो वैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए प्लीज़ एक बार प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर पढ़ लेना कि रेक्टेंगल में क्या होता है। जैसे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में 90 डिग्री तो बनता है, लेकिन रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर का आपका
सारे साइड्स का डिस्टेंस सेम होता है, तो ये साइड्स क्या होंगे, यहाँ पर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही तो बताएंगे साइड्स। तो वैसे ही प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है। ओके। सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी किसी दो साइड्स का, तो हमने यहाँ पर 3 साइड्स बनाए हैं, किसी दो साइड्स का आपका लेंथ सेम आ जाना चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि हाँ ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। एंड उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो वो आ जाता है। यहाँ पर मैंने सिंपली डायरेक्ट यहाँ पर 1 वैल्यूज़ को पुट कर दिया, लेकिन जब भी आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाओगे या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाओगे, एक बात माइंड में ज़रूर रखनी है कि आपको जो x1 x2 y1 y2 वाला फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला या जो भी फार्मूला है, उसका वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं करना है, हमेशा उस फार्मूला को लिखना है वहाँ पर, बिकॉज फार्मूला के भी मार्क्स मिलते हैं लिखने पर कि हाँ आपने उस फार्मूला को यूज़ करके बनाया है। ऐसे तो फिर कुछ भी लिखकर आप आंसर ला सकते हो ना। सो जस्ट मैं बोल रही थी कि क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन होता है, तो देखो ये क्वेश्चन वही वाला है कि आपको बताना है क्वाड्रिलेटरल का टाइप। ये मैंने बस उस क्वेश्चन का एक ही पार्ट लिया है, बाकी का पार्ट आपका एनसीईआरटी में है, तो यू कैन गो एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। नाउ यू हैव टू डू इज कि आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें तो कुछ नहीं पता अभी कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, हमने तो नहीं मतलब जानते नहीं है ना कि अभी ये फाइनली कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, हमें तो बस पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जब भी ऐसा केस हो, आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए, इट मीन्स कि वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड केसेस हैं। ठीक है, मीन्स जो भी फिगर बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा, चाहे वो रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। ठीक है, इन्हीं चारों में से होगा। 3 होते तब ट्रायंगल का लेते हम लोग, लेकिन 4 है तो अभी क्वाड्रिलेटरल का डिस्कशन करेंगे। ओके। आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। ओके। 4 पॉइंट्स हो गए तो अब आपको सिंपली 4 साइड्स बनेंगे। अभी हमने ट्रायंगल से 3 साइड बनाया, फिर अगर 4 पॉइंट्स है तो 4 साइड्स बनेंगे। 4 साइड्स हमने बना लिए। अब चारों साइड्स का हमें डिस्टेंस निकालना होगा, यानी कि ए बी है तो ए बी पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हमें निकालना होगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक में ही फॉर्मूला लिखा है, आप चाहो तो सब में लिख सकते हो। ठीक है, सब में अगर नहीं लिखोगे तो प्लीज़ 3 में लिख देना एटलीस्ट, कि हाँ रहेगा कि हाँ मैंने सारे में फॉर्मूला लिखा है। ओके। हाँ, सो यहाँ पर आपका कुछ ऐसे ऐसे वैल्यूज़ आया है, ये 2√2 है, ये 2√2 है, ये 2√2 है, ये 2√2 है, यानी सारे 2√2 आए हैं, सारे साइड्स का लेंथ 2√2 आया है। तो सिंपली इससे पता चल रहा है कि वो आपका एक स्क्वायर है। या यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न होती है कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, बिकॉज रोम्बस के भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। हाँ, सो इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज़ याद करना ज़रूरी होगा। तो अब आपको यहाँ पर रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंशिएट करने के लिए एक चीज़ करनी होगी, एंड दैट इज़ कि मान लो आपका ये क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न आता है। ठीक है, जनरली मेरे माइंड में भी आता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रोम्बस बनाया है, लेकिन इसको आप स्क्वायर की तरह भी ले सकते हो, समझना ज़रूरी है। ठीक है। तो आपका ए बी सी डी आपने ले लिया। ओके। तो आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो हमारे पास दो, सब तो 2√2 ही है, तो मान लो आपने इसको 2√2 लिया, इसको 2√2 लिया, इसको भी 2√2 लिया और इसको भी 2√2 लिया। ओके। तो उसके बाद यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है, AC निकालना होता है, एंड दैट इज़ इसका सम। ओके। सो 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर और AC का स्क्वायर होगा ये। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 4 4 2 जा 8, फिर उसके बाद प्लस यहाँ भी 8। तो AC का स्क्वायर था, तो अगर AC लिखोगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो AC इज़ व्हाट, √16। सो वो 4 हो जाएगा, तो AC की वैल्यू आपकी 4 आएगी। ओके। अब हमने AC की वैल्यू क्यों निकाली, बिकॉज अगर आप एक स्क्वायर के लेंथ ऑफ डायगोनल का एक फार्मूला होता है कि अगर आपको स्क्वायर का लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है तो वो √2a होता है। a आपका साइड ऑफ स्क्वायर होता है, तो साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास कितना आया है, 2√2। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो √2 एक तरफ जाएगा, 2 × 2, फिर उसके बाद ये क्या होगा, 4। तो हाँ, ये स्क्वायर है, ये रोम्बस नहीं है। रोम्बस के लिए क्या होता है कि जो आपका दोनों डायगोनल्स है ना, वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेनी होती, यानी कि मान लो अगर आप इसको डायगोनल ज्वाइन कर लेते तो आपको यहाँ पर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट 90 डिग्री बनाता है ना। तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट 90 डिग्री बनाता है, तो आपको फिर उस 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में जाना होता, एंड देन वहाँ पर साइड्स निकालने होते और ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होता। ठीक है। हाँ,
तो कुछ ऐसे ये क्वेश्चंस करना होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये होता है, ये 4 आ रहा है और यहाँ पर AC भी 4 आ रहा है, इट मीन्स व्हाट, ये आपका स्क्वायर ही है, ये लिख सकते हो। इसलिए प्रॉपर्टीज़ याद करना बहुत ज़रूरी होता है इस चैप्टर के लिए खासकर। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसको हमने नाम दे दिया A और B। आपको बताना है कि बताओ कोई एक पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है। तो हमने उसको पॉइंट को हमें पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है, दैट इज़ कि जो आपका पॉइंट इन 2 गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि मान लो आप इसमें फिगर भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ये ऐसे ईजी लगता है कि डायरेक्ट कोई एक पॉइंट मान लिया। आप चाहो तो फिगर बना सकते हो, वो बहुत अच्छी बात होगी। मान लो आपने P बना लिया और आपका ये A है, ये B है, तो P A से भी जितना डिस्टेंस दूरी पर है उतना ही डिस्टेंस वो B से दूर है। ठीक है, यानी यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस सेम है, तो उसको हम लोग इक्वल डिस्टेंट बोलते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन में आपको एक चीज़ गिवन है कि ये जो पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस पर है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो इस मीन्स व्हाट, कि उसकी आपकी एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, सब आपको वो भी पता चल गया, यहाँ में पता चल गया कि PA बराबर PB। अब सिंपली इसको यूज़ करके आप यहाँ पर पूरा सोल्यूशन कर लोगे देन। और यहाँ पर एक और चीज़, ये जो आपका अंडर रूट होता है ना, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहाँ पर लिख दोगे, तो आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखने से दोनों तरफ के रूट हट जाएंगे। अंदर वाली वैल्यू स्क्वायर नहीं होंगी, सिंपली आपके रूट्स हट जाएंगे, इसलिए वहाँ पर स्क्वायरिंग करनी होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मेनली समझना था दैट इज़ कि, एक सेकेंड, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है बट मैं चेक कर लेती हूँ आंसर इसका। वेट फॉर अ वाइल। एक्सरसाइज कितना है? -7.1। ओके, 2, -5 and -2, 9। क्वेश्चन नंबर 7, यस। तो ये गलत है, मैंने गलत बनाया हुआ है। एंड दैट इज़ कि यहाँ पर इस केस में जो आपका ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो इसमें ये एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये वाई की वैल्यू 0। क्यों? बिकॉज देखो, अगर ये मैंने गलत बनाया, मेरे को कुछ अलग ही, मेरे से भी एरर हो जाते हैं तो उसके लिए सॉरी, बट मैं अब करेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो आपका ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है ना। तो आपका ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स वाले की मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 लिखेंगे। लेकिन ये पॉइंट कोई डिस्टेंस पर तो नहीं है, एक्स एक्सिस से किसी भी डिस्टेंस पर नहीं है, ये तो वाई एक्सिस से किसी तरह से रिलेटेड ही नहीं है। अगर कोई और ग्राफ हम देखते हैं, जैसे ये वाला ग्राफ, और यहाँ पर कोई ये पॉइंट रहता, तब हम बोलते हैं कि हाँ मान लो ये 3 और ये वाई वाला डिस्टेंस यहाँ 2 है, तो 3,2 लिख देते हैं, यानी कि ये वाई के रिलेशन में रहता है। बट इस जगह पर तो ये कोई रिलेशन में नहीं है ना वाई से, इसका मतलब वाई की इस केस में वैल्यू 0 होगी। यस, सो वाई की वैल्यू 0 होगी, तो आपको यहाँ पर लेना होगा P पॉइंट जो है वो 0, वाई नहीं, y, 0। तो ये प्लीज़ एक सुधार लेना, एंड ये सोल्यूशन गलत है, तो इसका करेक्ट सोल्यूशन आप करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। ठीक है, सो यही बातें थोड़ी ध्यान रखनी होती है, बिकॉज कई बार हड़बड़ी में मैं बना रही थी नोट्स, तो मुझसे भी गलती हो गई, सॉरी अबाउट दैट, 1 सेकेंड। लेकिन आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। तो आगे वाली क्वेश्चन आपकी ये है, दैट इज़ कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज़ 10 यूनिट्स। तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। तो क्या करोगे, सिंपली डिस्टेंस अगर है तो वो डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज़ करेंगे हम लोग, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपको डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट्स। अब हमें इसका स्क्वायर रूट हटाना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। तो इसका स्क्वायर करोगे, अगर आप रूट का स्क्वायर करते हो तो वो तो रूट हट जाता है, लेकिन अगर आप कोई नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो तो नंबर में 100 हो जाएगा 10 से स्क्वायरिंग में। फिर उसके बाद सिंपली सॉल्व करने के बाद आपकी कुछ वैसी वैल्यूज़ आती हैं। एंड इसके आगे का क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन से, और ये आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी स्किप किया है, बिकॉज आई थिंक कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया रिकॉर्ड करते करते। थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपकी सारे कॉन्सेप्ट्स भी इसमें कवर हो जाए। ठीक है, सो इसलिए वो क्वेश्चन कौन सा मैं दिखा देती हूँ जो मैंने स्किप किया है, एंड दैट इज़ दिस वन। इसका एक सेकेंड,
या इक्विडिस्टेंट वाला, अभी हमने इक्विडिस्टेंट वाला किया जिसमें कुछ एरर्स हो गए थे, बट ये वाले क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएगा बिकॉज आपको पी क्यू और क्यू आर उन दोनों को इक्वल करना होगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। उसके बाद कुछ एक्स की वैल्यू आएगी, फिर जो एक्स की वैल्यू के आने के बाद आपको पी आर की वैल्यू पूछी गई है, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी उसको आप यहाँ पुट कर देना, फिर पी आर की वैल्यू निकाल देना, यानी पी आर के बीच का डिस्टेंस। एंड अगर आपको उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जाकर वो NCERT वीडियो वॉच कर सकते हो। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसमें मैंने हाफ ईयरली से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई थी, तो आप उसको भी जाकर प्रेफर कर सकते हो बिकॉज सारे क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन उसमें भी है। इसमें जितनी पॉसिबल हो सकते हो उतने मैं ट्राई करती हूँ कराने का, बट द मेन थिंग इज़ कि आपको बताना कि गलतियाँ कहाँ होती हैं, मुझसे भी गलतियाँ होती है, बट उसको सुधारना, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो ये क्वेश्चन में आपको रिलेशन फाइंड करना है, तो उसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एक्स और वाई इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट को इक्वेट कर देना इज इक्वल्स टू दिस पॉइंट, ठीक है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाल कर उसके बाद आपका कुछ ऐसा रिलेशन आएगा, दैट सिंपल। अब चलते हैं आगे। सो या आगे हम अब सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ कि ये mx2 ये x है, ओके, यस, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इससे भी रिलेटेड बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं, आपके प्री बोर्ड्स पे भी आए होंगे, है ना। सो यहाँ पर सिंपली ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का रेशियो दिया होगा कि कोई एक पॉइंट, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ इतना एंड इतना इन द रेशियो 2:3। यानी कि अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, सिंपली ऐसे मान लो यहाँ पर ऐसे तो सर्कल होगा यानी गोल पॉइंट होगा, मैंने ये वाली लाइन दे दी है, ये नहीं देना आप, ठीक है। आपके पास 2 पॉइंट है, दैट इज़ -1,7 और ये होता है 4,7, होता नहीं है, मीन्स अभी क्वेश्चन में गिवन है, ओके। और आपके पास कोई एक पॉइंट ये ले लो, इसको आप बोल सकते हो, ये आपका ए है ना, AB, तो ये C, ये कोई एक पॉइंट है जो कि इन पूरे लाइन को डिवाइड किया है 2:3 के रेशियो में। अब कोई भी पॉइंट है तो आपको इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी कि जो एक्स वाई है यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास सेक्शन फॉर्मूला आया है। तो आपको 2 पॉइंट्स पता हैं और हमें पता चल गया है कि x1 किसे बोलते हैं, y1 किसे बोलते हैं, x2 किसे बोलते हैं, y2 किसे बोलते हैं। बट ये जो रेशियो वाला नया कॉन्सेप्ट आया है, इससे कैसे डील करें, इससे हम लोग ऐसे डील कर सकते हैं कि m/n हम लोग उसको बोलते हैं, यानी कि जो आपके रेशियोज़ है ना उसको हम लोग पहला वाला रेशियो को m बोलते हैं, दूसरा वाला रेशियो को n बोलते हैं, ओके। आपके पास m/n का रेशियो आता है तो आप लिखते हो mx2 प्लस nx1। ये आपका mx2 जो है ना इसमें मल्टीप्लाई होता है, ऐड मत कर देना, ऐड वाला साइन बीच में है, जहाँ पर कोई साइन नहीं है ऐसे टर्म्स लिखे हुए, इट मीन्स कि उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपको यहाँ पर वो पॉइंट मिल जाएगा, यानी C पॉइंट की वैल्यू आपकी 1,3 आएगी। अब एक और यहाँ पर केस आपकी NCERT में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ एक बार NCERT सॉल्व कर लेना। ट्राई सेक्शन वाले केस में यानी कभी आपको बोलता है कि एक पॉइंट या कोई 2 पॉइंट से ट्राई सेक्शन होगा ना, तो 2 पॉइंट से आपका कोई ट्राई सेक्शन हो रहा है, इट मीन्स कि आके मान लो आपके पास वही AB पॉइंट था, ठीक है, लेकिन कोई 2 पॉइंट्स आए इनके बीच में और इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये ऐसा केस भी हो सकता है कि कोई 3 पॉइंट्स है और इस लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तब क्या करोगे, तब आपको पूछा तो वही जाएगा कि उन पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट्स बताओ, बट फाइंड कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। अभी अगर यहाँ पर 3 वाला केस है तो आप इसको मान लो C लेते हो, इसको D लेते हो, तो जब आप लोगे एक एक करके केस ले रहे हैं, यहाँ पर AB है तो जब C AB को डिवाइड कर रहा है तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इधर कितने पार्ट बच गए, 1 2, देखो पॉइंट से डिस्टेंस मिला 2, इधर 1 बच गए, तो तब हम लोग रेशियो लेंगे 1:2। लेकिन जब D डिवाइड कर रहा होगा, यानी तब लिखना है आपको कि व्हेन D डिवाइड्स AB देन रेशियो ऑफ m/n होगा क्या, 2:1, 2:1, ठीक है। जो दोनों ही केसेस में अलग अलग रेशियोज़ के वैल्यू आएंगे, आपका x1 x2 तो सेम है लेकिन रेशियोज़ अलग अलग आएंगे, तो इसलिए रेशियो को वहाँ पर अलग अलग केस में पुट करना, देन आपकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएंगी। अगर यही 4th वाला रहता तो 4th वाला कैसे करेंगे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। थोड़ा उसको फिगर बनाना तो एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ऐसे करते हैं, ओके। हाँ, सो अब चलते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन पे, एंड
सो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने बस लिखने के लिए यहाँ पर लिखा है कि मुझे याद दिलाना था आपको कि आपको डिस्टेंस वाले में प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। ओके, सो अब चलते हैं यहाँ पर एक और टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको रेशियो निकालना होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें रेशियो दिया हुआ था कि एक लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट्स ये है, उसको किसी कोई और पॉइंट आपका डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में। लेकिन अलग टाइप के क्वेश्चन ये भी होता है कि आपको वही रेशियो फाइंड करना होता है कि वो पॉइंट है बट वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वो पॉइंट भी आपको क्लियरली नहीं दिया होता है कि आपका, जिससे वो सी आ गया ना 1 3, लेकिन यहाँ तो आपको सिंपली दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस से वो डिवाइड कर रहा है। ये जो दोनों लाइन है वो एक्स एक्सिस से डिवाइड किए जा रहे हैं। तो अभी मैंने बताया जब भी एक्स एक्सिस की बात होगी तो उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज़ x,0। अगर y एक्सिस की बात होगी तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर y,0। लेकिन अभी बात x एक्सिस की हो रही है तो सिंपली हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x,0। ओके, तो हमने ये क्यों लिखा है, बिकॉज हमारे पास रेशियो भी नहीं है, बस 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसको किसी के बराबर तो इक्वेट करना होगा ना। जो हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज कोई एक टर्म को फाइंड करने के लिए जिसने उस लाइन को डिवाइड किया है, तो वो पॉइंट कौन है, ये वाला पॉइंट है। इसको कोई भी आप नाम दे सकते हो, सी डी, जो भी आप देना चाहो, और इसका कोऑर्डिनेट्स तो आना चाहिए। इसके लिए आपको क्वेश्चन में बस थोड़ा सा हिंट दिया हुआ था कि वो एक्स एक्सिस से डिवाइड किया गया है, तो एक्स एक्सिस से जो भी करेगा, यानी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट रहता है तो उसका वाई से कोई रिलेशन नहीं होता है उस टाइम के लिए, तो बस एक्स एक्सिस वाला पॉइंट ही गिना जाएगा। लेकिन वाई को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसको उसको 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब सिंपली हम चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्विंग की तरफ। आपको रेशियो फाइंड करना है इस पूरी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली आपको रेशियो को k:1 मान लेना है। ठीक है, हमने वहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन अभी जब गिवन नहीं है तो एक स्टैंडर्ड कन्वीनियंट या कन्वेंशनल तरीका होता है कि आपको लिखना होता है कि आपका जो रेशियो है m:1 वो k:1 के बराबर होगा। ठीक है, तो आपने k:1 के बराबर m:n को मान लिया। अब जहाँ जहाँ m और n है उसके जगह पर k और 1 पुट करना है। आपको तो कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू मिले हुए हैं, आपने इतना सॉल्व कर लिया और आपको पता था ये जो आपका पॉइंट है ये वाला, एक सेकेंड, ये मैंने गलत लिखा है, मैंने एक्स एक्सिस वाली बातें यहाँ पर गलत लिखी है, ये गलती हो गई है मेरे से। हर एक क्वेश्चन में मैंने ऐसे लिखा है, आपको x,0 लिखना होता है। हाँ, सो प्लीज़ 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 इसको करेक्ट करो, मैंने यहाँ पर गलत लिखा है। मैंने चेक तो किया था बट आई थॉट कि जल्दी कर देते हैं, बट कोई नहीं, चलो लेट्स करेक्ट आवरसेल्फ। नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से मैं करेक्ट करके आऊँगी कि हाँ यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब आपको सिंपली इसके आगे का सोल्यूशन तो उसके अकॉर्डिंग ही आया होगा, बट मैं बता देती हूँ क्या करते हैं। अगर आपको इस पर दिक्कत है तो आप वो जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है ना उसमें जाकर देख सकते हो, वहाँ चीज़ें सही होंगी। यहाँ वन शॉट में आई थॉट थोड़ा जल्दी करते हैं तो जल्दी में मैंने पॉइंट्स थोड़े गड़बड़ ले लिए हैं, तो ये गलती आपसे भी हो सकती है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना। एंड वंस अगेन सॉरी, थोड़ी गलती हो गई है, बट कोई नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम से अच्छे से लिख कर आऊँ। ठीक है, तो आपके जो पॉइंट्स आए आप यहाँ पर मान लो लिख रहे हो x,0, है ना। हाँ, सो आपका ये जो पॉइंट है उसको इसके बराबर इक्वेट करना होता है, बिकॉज ये उसी पॉइंट की तो वैल्यू है, तो उसके एक्स एक्सिस यानी एप्सिस है, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं एप्सिस है, इस वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों एप्सिस और ऑर्डिनेट मिला के बनते हैं आपके कोऑर्डिनेट। तो आपको अभी एक्स तो पता नहीं और इसमें के वाले टर्म्स है, तो इसको पहले इक्वेट मत करना, सिंपली पहले इस वाले को वाई वाले को 0 के बराबर इक्वेट करो, तो क्या आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 5k - 5k + 1 0 से मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर आप ऐसे करो, मैं दिखा देती हूँ करके, इसको हमने इक्वेट किया तो 5k - 5 कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई कर लो वो तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर आपका 5k = 5 आ जाएगा, तो k आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पर आपके पास ये है, इसके बराबर x है, आपको फाइंड में रेशियो फाइंड करना है ना, तो पहले तो आपको यहाँ पर k मिल गया। ठीक है, तो आपको रेशियो फाइंड करना था, तो रेशियो क्या था k:1, तो k आपका आ गया 1, तो 1:1 का रेशियो हो गया। अब उसके बाद आपको वो पॉइंट भी फाइंड करना है ना, क्या पॉइंट है, -4k + 1 / k + 1, तो -4k + 1 / k + 1, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। हमारे पास k की वैल्यू क्या आई है, k की वैल्यू आई है 1, तो -4 × 1 -4 फिर +1 / 1 +1, k की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर -3/2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू, x की वैल्यू आपकी इतनी आएगी। सो ये कुछ ज़रूरी बातें थी, एंड प्लीज़ करेक्ट योर सेल्फ, यानी कि मैंने यहाँ पर जो करेक्ट गलत लिखा है उसको प्लीज़ आप करेक्ट कर लेना। मैं एक बार आंसर भी इसका मैच कर लेती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट,
क्वेश्चन नंबर 5, वेट फॉर अ वाइल जस्ट. So 7.2. 7.2 क्वेश्चन नंबर 5. या इट्स करेक्ट. एक्स की वैल्यू आपकी देखो यहाँ पर 1:1 का रेशियो है और -3,2/2,0, यानी कि आपकी y की वैल्यू 0 होगी ना इस केस में, तो ये आएगी, तो इसलिए प्लीज़ वो करेक्ट कर लेना. एंड दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. ऐसे ही आपके कभी यहाँ पर y एक्सिस पे लिख देता है, जब y एक्सिस में लिखेगा तब जो मैंने लिखा था ना कि x की वैल्यू 0 हो जाती है, वो तब सही होता. ओके, तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना. एंड चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ. ये थोड़ा ज़्यादा ही कलरिंग लग रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा हाइड कर देते हैं अभी, ताकि थोड़ा इरिटेटिंग ना लगे. मुझे तो लगता है ऐसा. ठीक है. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का. एंड ये क्वेश्चन क्या है, दैट इज़ कि आपको ए बी एक डायमीटर, एक सर्कल का, जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है आपको उसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, बी का ये दिया हुआ है, आपको बताना है ए का क्या होगा. तो जो मैंने बोला था ना कि इस चैप्टर में आपको 3 फार्मूले याद रखने ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज़ का आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड वन इज़ आपका सेक्शन फार्मूला, वो तो हमने डिस्कस कर लिया. नाउ अभी यहाँ पर आपको क्या करना होगा, दैट इज़ मिड पॉइंट फार्मूला. तो वो क्या होता है, आपने मान लो एक सर्कल बनाया. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे तो ये लाइन बाहर नहीं जाती है, इसलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं कुछ. प्लीज़ इसको बाहर मत लेकर जाना, या मैं इसको कट ही कर देती हूँ. थोड़ा सा ही बताती हूँ, एक सेकेंड. सर्कल रुक जाओ. हाँ, तो ये O है, ये आपका A है, B है. डायमीटर क्या होता है, जो आपको सेंटर से पास करके सर्कल को टच करता है, बोथ एंड को, तो उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं. आपको O पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3. B पॉइंट का क्या दिया हुआ है, दैट इज़ 1, 4. आपको बताना ये क्या होगा. ओके. तो यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट का यूज़ करेंगे. कैसे, आपको ये बात तो पता होगी कि ये जो आपका OA और OB, अगर ऐसे आप देखो तो वो दोनों तो रेडियस हो गए. तो इसका मतलब ये क्या, कि वो OA बराबर OB होगा. कोई और भी फिगर हो सकता है, बट वहाँ पर मिड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं होगा. लेकिन यहाँ सर्कल है तो इसलिए मैं वैसा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. ठीक है. ये दोनों आपके रेडियस हो गए, तो यानी कि यहाँ तक के डिस्टेंस बराबर टू यहाँ तक के डिस्टेंस. ओके. सो क्या करना होता है मिड पॉइंट फार्मूला में, मिड पॉइंट फार्मूला आपका ये होता है, दैट इज x1 + x2/2, y1 + y2/2 इज इक्वल्स टू आपका सेंटर वाला पॉइंट. ओके. तो ये आपका ए वाले का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ये बी वाले का हो जाएगा. तो ए वाले का कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, वही निकालना है, तो उसको मैंने x1 और y1 से डिनोट किया है. तो जहाँ पर x1 y1 होगा वो आपका ए वाले का कोऑर्डिनेट होगा. लेकिन हमें बी वाले का तो पता है, बी वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ कि ये होगा आपका x2 और ये होगा y2. ये दोनों का कॉमा आप ऐसे सॉल्व करोगे तो उसके बाद उनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, किसके बराबर आएंगी, उसके सेंटर पॉइंट के बराबर आएंगी. तो सिंपली इट इज़ मिड पॉइंट फार्मूला. ठीक है. तो आपको यहाँ पर पॉइंट ए है कि x वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट ए बी के, और ये पॉइंट ए बी के y वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये बराबर होंगे इसके. क्यों हमने x और y को सेपरेट किया, क्यों, बिकॉज अभी हमने सेक्शन फार्मूला में भी समझा कि जो एब्सिसा वाली वैल्यू होती है वही सिर्फ इस पॉइंट के एब्सिसा से इक्वेट हो सकती है. जो इस वाले के ऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसकी ऑर्डिनेट वाले की वैल्यू होगी वही सेंटर वाले के ऑर्डिनेट के बराबर होगी. तो सिंपली इसको हमने इसके बराबर इक्वेट कर दिया, देन सॉल्व कर दिया, और उसके बाद x और y की वैल्यू आ गई दी गई. तो आपको ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो वही होगा, यानी 3, -10. सो दिस वाज द आंसर. एंड आई नो आज के सेशंस में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बट कोई नहीं, होती रहती है, उससे थोड़ा सीखने को मिलता है कि यस अब से और अच्छे से ध्यान से बनाना है, बताना है, और क्वेश्चंस भी सॉल्व वैसे ही करने हैं. और दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. एंड प्लीज़ इन तीनों फार्मूला को अच्छे से पढ़ना, और चाहो तो वीडियोज़ को भी देख सकते हो. दैट्स सिंपल. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.